गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का CHK के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज समझने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लास देखिए, जनरली क्या होता है कि एक असेसी उसके द्वारा जो वो इनकम को अर्न करता है, उसी इनकम के ऊपर वो टैक्स देने के लिए लायबल होता है। जनरली एन असेसी इज टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। जो इनकम वो कमाता है उसी इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना होता है। बट सम टाइम इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर क्या होता है कि किसी और की इनकम के ऊपर असेसी को टैक्स देना होता है। तो बट सम टाइम इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिस बेसिक प्रिंसिपल इज डेविएटेड एंड द असेसी में बी टैक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम विच लीगली बिलोंग टू समबडी एल्स। किसी और की इनकम के ऊपर यहाँ पर असेसी को टैक्स देना होता है। अब ये प्रोविजन यहाँ पर क्यों बनाया गया? तो होता क्या है, कभी कभी टैक्स पेयर जो होता है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपनी किसी असेट को, अपनी किसी इनकम को अपने रिलेटिव को या अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसकी इनकम कम हो जाए और उसे कम टैक्स पे करना पड़े। तो इसी से बचने के लिए, टैक्स चोरी से बचने के लिए वो ऐसा करने वाला था। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से लेकर 64 के अंदर कुछ प्रोविज़न यहाँ पर बताए गए, और उस प्रोविज़न में यहाँ पर बताया गया कि कैसे किसी और पर्सन की इनकम को हम यहाँ पर असेसी की इनकम में क्लब करके उसको टैक्सेबल बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इस क्लबिंग ऑफ इनकम को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो सर्कमस्टांसेस व्हेन इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी, वो कौन कौन सी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब किसी दूसरे पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में शामिल किया जाएगा। कौन कौन से प्रोविजन है, क्या सेक्शन उस समय यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, और कौन सी हेड के अंदर ऐसी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, टैक्सेबल बनाया जाएगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है जो क्लबिंग ऑफ इनकम को समझने के पहले हमें यहाँ पर समझना होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन होता है? तो द पर्सन हु ट्रांसफर एनी ऑफ हिज बिलोंग specifically his asset income to another person is known as transferor। एक ऐसा पर्सन जो अपनी किसी असेट को या उस असेट से होने वाली इनकम को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं ट्रांसफरर। और जिस पर्सन को वो असेट या वो इनकम ट्रांसफर की गई है, द पर्सन टू होम द ट्रांसफरर ट्रांसफर हिज और हर असेट इज नोन एज ट्रांसफरी। एक और मीनिंग आपको यहाँ पर समझना होगा, रिवोकेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, रिवोकेबल का मतलब होता है कि ट्रांसफरर ने अपनी कोई असेट ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन जब वो एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ट्रांसफरर उस असेट को किसी भी समय फिर से अपने अधिकार में, अपने राइट्स में ले सकता है। तो राइट टू एक्वायर, राइट टू री एक्वायर और टेक बैक एनीथिंग लीगली विच वॉज गिवन अर्लियर अंडर एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट। एक ऐसी एसेट जिसे किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पर दिया गया था, बट उसमें इस तरह का प्रोविज़न था, इस तरह का क्लोज था कि उस असेट को ट्रांसफ़र के द्वारा वापस से लिया जा सकता है, री एक्वायर किया जा सकता है। इसी के साथ आपको माइनर का मीनिंग समझना होगा। अ पर्सन हु इज़ बिलो द एज एट विच ही और शी लीगली बिकम्स एन एडल्ट। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में यहाँ पर अगर कोई 18 ईयर से कम एज का कोई पर्सन है तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं माइनर। चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 60 हमें क्या बताता है। जैसा भी बताया मैंने आपको कि क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर सेक्शन 60 से लेकर 64 के अंतर्गत अलग अलग सेक्शन यहाँ पर बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 60 को यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सेक्शन 60 इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब सेक्शन 60 के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, द टैक्स पेयर ओन्स एन असेट। टैक्स पेयर के पास एक असेट होना चाहिए। द ओनरशिप ऑफ असेट इज नॉट ट्रांसफर बाय हिम। टैक्स पेयर ने उस असेट की ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया, बट उस असेट से होने वाली इनकम को किसी सेटलमेंट, किसी एग्रीमेंट, किसी अरेंजमेंट के अंतर्गत किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझना है। असेट की ओनरशिप
टैक्स पेयर के द्वारा ट्रांसफर नहीं की जा रही है, लेकिन उस असेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर के द्वारा किसी और पर्सन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है। और ये जो ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है ये रिवोकेबल भी हो सकता है और रिवोकेबल नहीं भी हो सकता। चलिए, यदि ये सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्शन 760 के प्रोविज़न यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुके हैं। और यदि सेक्शन 60 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इनकम फ्रॉम द असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इनकम ट्रांसफरर को हो रही है, बट उस इनकम को ट्रांसफरी की इनकम में शामिल ना किया जा करके ट्रांसफरर की इनकम में शामिल किया जाएगा। तो ये सेक्शन 60 की प्रोविज़न है। और इस प्रोविज़न को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। मिस्टर अंकित ऑन्स डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख ऑफ एबीसी लिमिटेड। मिस्टर अंकित के पास में यहाँ पर 10 लाख रुपीस की वैल्यू वाले एबीसी लिमिटेड के डिवेंचर हैं, जिसके ऊपर उन्हें 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पर एनम रिसीव होता है। मिस्टर अंकित ने क्या किया, 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने इन डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही थी वो इंटरेस्ट की इनकम उन्होंने अपने फ्रेंड मिस्टर मानव सिंह को ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन आज भी उस डिवेंचर की ओनरशिप मिस्टर अंकित के पास ही है। मतलब मिस्टर अंकित ने डिवेंचर की ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया है, डिवेंचर आज भी यहाँ पर मिस्टर अंकित के नाम पर ही है, लेकिन उन डिवेंचर्स के ऊपर होने वाली जो इनकम है उस इनकम को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने फ्रेंड के नाम पर। अब आप देखिए यहाँ पर सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि असेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, लेकिन उस असेट से होने वाली इनकम को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस केस में सेक्शन 60 के प्रोविज़न यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। और ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये मिस्टर मानव जो उनके फ्रेंड है, जो ट्रांसफरी है, उन्हें रिसीव हो रही है। लेकिन सेक्शन 60 क्या बोलता है, ये इनकम मिस्टर अंकित के हैंड्स में टैक्सेबल मानी जाएगी। Although during 2023-24 interest of ₹1 lakh is received by Mr. Manav Singh, but it is taxable in the hands of Mr. Ankit as per provision of section 60। तो सेक्शन 60 हमें इस तरह के प्रोविजन यहाँ पे बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 61 क्या होता है, सेक्शन 61 के प्रोविजन क्या है। तो सेक्शन 61 हमें बताता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। जैसा अभी आपको मैंने बताया था रिवोकेबल का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट ट्रांसफरी को जब कोई असेट ट्रांसफ़र करता है और उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि वो किसी भी समय उसको रिवोक कर सकता है, रीएक्वायर कर सकता है, तो ऐसा ट्रांसफ़र यहाँ पर रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहलाता है। इफ़ एन असेट इज ट्रांसफर अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम सच असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। The transfer for this purpose include any settlement, trust, covenant, agreement और arrangement। अब हम बात करते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है। देखिए, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज रिवोकेबल ट्रांसफर। सबसे पहली जो सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर है, इफ एन असेट इज ट्रांसफर अंडर ए ट्रस्ट एंड इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। देखिए, ट्रांसफरर ने अपनी कोई असेट किसी ट्रस्ट को यहां पर ट्रांसफर कर दी और उस असेट से होने वाली इनकम किसी बेनिफिशियरी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन जब ये एग्रीमेंट किया गया तो उस एग्रीमेंट में यहां पर लिखा हुआ था कि ये जो ट्रांसफर है ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल का मतलब जब तक इस असेट से होने वाली इनकम का बेनिफिट यहां पर बेनिफिशियरी को मिलता रहेगा, तो कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी की लाइफ टाइम के दौरान कभी भी इस असेट को रीएक्वायर किया जा सकता है। किसके द्वारा? ट्रांसफरर के द्वारा। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? रिवोकेबल ट्रांसफर। और इस केस में जो इनकम यहाँ पर बेनिफिशियरी को हो रही है वो इनकम बेनिफिशियरी की ना मानी जा करके ट्रांसफरर की ही मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट, if an asset is transferred to a person and it is revocable during the lifetime of the transfer। फर्स्ट वाले केस में हमने देखा था यहाँ पर कि असेट को ट्रांसफरर के द्वारा किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया गया था और उस ट्रस्ट से यहाँ पर ऐसा कहा गया था, उसके साथ में ऐसा एग्रीमेंट किया गया था कि इस असेट से होने वाली इनकम किसी बेनिफिशियरी के लिए अवेलेबल रहेगी। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है,
ट्रांसफरर के द्वारा अपनी कोई असेट किसी पर्सन को ट्रांसफर की गई, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी, और जो सेटलमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो इस तरह का हुआ था कि ट्रांसफरी की लाइफ टाइम के दौरान उस असेट को कभी भी री एक्वायर, टेक बैक, मतलब फिर से उस असेट को यहाँ पर वापस ट्रांसफरर के द्वारा लिया जा सकता है, ऐसा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। और यदि सिचुएशन रिवोकेबल ट्रांसफर की होती है तो उस केस में ऐसी असेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरी की ना मानी जा करके, बेनिफिशियरी की ना मानी जा करके ट्रांसफर की मानी जाती है। एक और केस हम यहाँ पर समझते हैं, इफ द ट्रांसफर कंटेन एनी प्रोविजन टू रीट्रांसफर द असेट टू द ट्रांसफरर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होली और पार्टली। इफ द ट्रांसफरर हैज एनी राइट टू रीअज्यूम पावर ओवर द असेट, मतलब इन कंडीशन से हमें यहाँ पर इतना समझना है कि असेट को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन उस असेट को फिर से ट्रांसफरर कभी भी री एक्वायर कर सकता है। तो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफरर। एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर की है। एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू ए ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ पर बेनिफिशियरी हैं, तो ए और बी के बेनिफिट के लिए मिस्टर एक्स के द्वारा एक हाउस प्रॉपर्टी को किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब ये एग्रीमेंट किया गया, जब ये ट्रांसफर किया गया, उस समय क्या हुआ, एक्स हैज अ राइट टू रिवोक द ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी। मतलब जब ये असेट ट्रस्ट को ट्रांसफर की गई थी ए और बी के बेनिफिट के लिए, तो उसमें ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इस असेट को कभी भी रिवोक किया जा सकता है, टेक बैक, री एक्वायर किया जा सकता है मिस्टर एक्स के द्वारा। तो ये जो ट्रांसफर है ये एक रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। इट्स अ रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। यहाँ पर जो इनकम का बेनिफिट मिल रहा था मिस्टर ए और बी को मिल रहा था, बट चूंकि यहाँ पर ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, इसलिए इस रिवोकेबल ट्रांसफर के प्रोविजन क्या बोलते हैं कि ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर की इनकम मानेंगे। एक और एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू ए। एक्स ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर ए को यहाँ पर ट्रांसफर की। However, X has a right to revoke the transfer during the lifetime of A. मिस्टर ए की लाइफ टाइम में कभी भी इस असेट को मिस्टर एक्स के द्वारा रिवोक किया जा सकता है, ऐसा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ रिवोकेबल ट्रांसफर। एंड इस असेट से होने वाली इनकम मिस्टर ए की ना मानी जा करके मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। चलिए आगे, एक्स ट्रांसफर एन असेट अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफरर ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2020। ही हैज़ अ राइट टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द असेट फॉर हिज बेनिफिट। हाउएवर ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज दिस राइट एज यट। देखिए केस हमारे सामने क्या है, एक्स ने कोई असेट यहाँ पर ट्रांसफ़र की अप्रैल 1, 2020 को किसी दूसरे पर्सन को। लेकिन जब ये ट्रांसफ़र किया गया, जब इस असेट को ट्रांसफ़र किया गया, तो उस समय जो एग्रीमेंट किया गया उस एग्रीमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़ अ राइट टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द असेट फॉर हिज बेनिफिट, कि मिस्टर एक्स उस असेट से होने वाली इनकम को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो बेनिफिट को ले रहे हैं या ना ले रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ही हैज़ अ राइट टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द असेट फॉर हिज बेनिफिट। मिस्टर एक्स ने उस बेनिफिट को यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर इस तरह का ये एग्रीमेंट हुआ है कि उनके पास एक राइट है उस इनकम को यूटिलाइज करने का। भले उस इनकम को यहाँ पर वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अप्रैल 1, 2020 के बाद उस असेट से होने वाली इनकम को मिस्टर एक्स के लिए यहाँ पर टैक्सेबल माना जाएगा, भले उन्होंने उस इनकम को प्राप्त करने के राइट को एक्सरसाइज ना किया। एक और एग्जांपल से इसको यहाँ पर हम समझते हैं कि रिवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है। एक्स ट्रांसफर एन असेट अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर
he has a right to use the asset for the personal benefit of his family member whenever he wants। उन्होंने किसी असेट को ट्रांसफर किया और जब ट्रांसफर किया तो उस समय यहाँ पर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि वो इस असेट का यूज अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हैं जब भी वो चाहें। टिल डेट अभी तक उन्होंने इस असेट से होने वाले बेनिफिट को अपनी फैमिली मेंबर के लिए यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस असेट से होने वाली इनकम को मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल माना जाएगा। इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। द एंटायर इनकम फ्रॉम द असेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। चलिए कंक्लूजन हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेक्शन 61 के प्रोविजन एप्लीकेबल कब होंगे। देयर इज एन असेट विच इज ट्रांसफर्ड अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर। असेट होना चाहिए और उस असेट का रिवोकेबल ट्रांसफर होना चाहिए। इनकम फ्रॉम द अफोर्डसेड असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। और ऐसी असेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफरर के हाथों में टैक्सेबल माना जाएगा, न कि बेनिफिशियरी के हाथों में या ट्रांसफरी के हाथों में। सच इनकम इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन द पावर टू रिवोक अराइजेज। जो कि यहाँ पर एग्रीमेंट में यहाँ पर रिवोक का पावर है, तो जैसे यहाँ पर रिवोक का पावर होता है वैसे ही इनकम को यहाँ पर क्लबिंग कर दिया जाएगा। और चाहे उस रिवोक के पावर को ट्रांसफरर के द्वारा एक्सरसाइज किया गया हो या ना किया गया हो, उस इनकम को यहाँ पर क्लबिंग के रूल को अप्लाई करके ट्रांसफरर की इनकम माना जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने सेक्शन 60 और सेक्शन 61 को यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर समझने वाले हैं सेक्शन 64 कि कैसे एक स्पाउस को जो रेम्यूनरेशन की इनकम होती है उसे हम टैक्स पेयर की असेसी की इनकम में क्लब करने वाले हैं। मतलब स्पाउस को होने वाली इनकम को टैक्स पेयर की असेसी की इनकम में क्लब करने के प्रोविज़न जो सेक्शन 64 में बताए हुए हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।